नमस्कार साथियों, राजपथ पर आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद कासिम। एक शेर है उर्दू का कि बड़ा मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फों के पेचो खम नहीं है। इस शेर को अगर राजनीति में देखा जाए तो ये बहुजन समाज पार्टी में बिल्कुल सटीक उतरता है। उसको यूं कैसे कह सकते हैं आप कि बड़ा मुश्किल है बसपा को समझना। ये सपा, भाजपा और कांग्रेस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में कहाँ कब क्या हो रहा है ये जानना एक बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर भाई एक जिला आप पता कर सकते हैं, एक विधानसभा आप पता कर सकते हैं, किसी तरह से आपके नेटवर्क हो, संबंध हो, जाना आना हो, फोन कॉल्स हो। लेकिन पूरे देश में क्या हो रहा है इसको जानने के लिए आपका अपना नेटवर्क भी होना चाहिए, आपके संबंध भी होने चाहिए, आपके कॉन्टैक्ट्स भी होने चाहिए, आपके रिपोर्टर्स भी होने चाहिए, पत्रकारों से भी संबंध होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के इंटरनल भी आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए और उसके अलावा विपक्षी पार्टियों में भी आपके संबंध होने चाहिए। मई का महीने में बहुजन समाज पार्टी पर सबसे पहला वीडियो मैंने किया था और उसके बाद हर चैनल ये बात कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मई के महीने में कुछ बड़ा करेगी। मायावती के ट्वीट संगठन में बिल्कुल एकदम सारे संगठन का दिल्ली की दौड़, मायावती का दिल्ली में रुकना, फिर 18 मई की बैठक बुलाना, उससे पहले आकाश आनंद को लेकर ट्वीट्स करना और संगठन जिले का ही नहीं राष्ट्रीय संगठन जो है वो भी बूथ पे उतर चुका है। एक वीडियो मुझे मिला हरियाणा का, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल का वो वीडियो है जिसमें वो सेक्टर का गठन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर के पदाधिकारियों से, सेक्टर के जिम्मेदार लोगों से वो बैठक कर रहे हैं। उसमें जो भाषण है उनका 6-6.5 मिनट का, वो अभी आप इसे देखेंगे इस वीडियो में। आमतौर पर दूसरी पार्टियों में ये तरीका है कि प्रदेश स्तर के नेता, प्रदेश के पदाधिकारी समीक्षा करने जाते हैं, गेस्ट हाउस में अपना समीक्षा की और लोग कार्यकर्ताओं से या नहीं बल्कि बड़े पदाधिकारियों से, पूर्व विधायकों से, वर्तमान विधायकों से बात की, जानकारी ली और उसके बाद उसकी रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी। बहुजन समाज पार्टी का ये वीडियो जो आप देखेंगे, इसमें बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर जो हैं रणधीर सिंह बेनीवाल, वो हरियाणा में सेक्टर का गठन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी का गठन अगर राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर करेंगे तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मायावती 2027 को लेकर कितना सीरियस है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन को लेकर, उनके अपना जो बूथ का संगठन है इसको लेकर कितना सीरियस है। बहुजन समाज पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी का बूथ संगठन, सेक्टर संगठन किसी जमाने में बहुत मजबूत हुआ करता था। बीच में उसमें कमी आई, लेकिन मायावती ने एक बार फिर अपने पुराने स्वरूप को, जो बहुजन समाज पार्टी का था, उसको वापस लाने का प्रयास शुरू किया और देखते देखते केंद्रीय पदाधिकारी भी बूथ और सेक्टर के गठन में लग गए। वो वीडियो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले 18 तारीख की बैठक, उससे पहले कुछ खबरें कि दिल्ली में मायावती हैं और मायावती से दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। तमाम लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है। तमाम पूर्व विधायक, वरिष्ठ नेता, दूसरी पार्टियों के नेता रोजाना बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन उसकी खबरें नहीं आ पा रही। सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट डालता है, उसी को लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। जैसे करनी सेना के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने कई लोगों से पूछा कहाँ के, तो नहीं बता पाए, चूंकि एक पोस्ट किसी ने डाल दिया उसी को सब फॉरवर्ड कर रहे हैं। न जनपद पता कि कहाँ के अध्यक्ष थे, कौन किस विधानसभा से हैं, किस जिले से हैं, ऐसा जानकारी नहीं हो पाती। इतना गोपनीय काम होता है बहुजन समाज पार्टी में। तो रणजीत सिंह बेनीवाल जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसके ये राज्य तो उनके पास ही है राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के साथ। उसके अलावा पहली बार कोई ऐसा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है जिसके पास उत्तर प्रदेश के भी 2 मंडल हैं, मुरादाबाद मंडल भी और सहारनपुर मंडल भी।
मैंने पहले नहीं देखा कि पहले रामजी गौतम भी हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, आकाश आनंद भी थे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, राजा राम भी हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, लेकिन रणधीर सिंह बेनीवाल इकलौते राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश के भी 2 मंडलों की जिम्मेदारी है। उनका ये वीडियो मुझे हरियाणा से मिला, जो उस बैठक में शामिल थे, एक सेक्टर के पदाधिकारी उन्होंने बनाया था, उन्होंने भेजा है। अब इस वीडियो को सुनने के बाद आपको अंदाजा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के लोग जिनको जिम्मेदारी दी गई है और जिस जिम्मेदारी को जो पूरा कर रहे हैं, तो वो काशीराम के समय में जिसने बूथ सेक्टर जब बन गए थे कायदे से, तो 1989 में ही बसपा ने लोकसभा में भी 3 सांसद जीत लिए थे और विधानसभा में भी खाता खोल दिया था। उसी प्रयास में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती और उनके जिम्मेदारी से काम करने वाले जो भी कोऑर्डिनेटर्स हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के तमाम वीडियो देखे जो जिसमें वो बूथ की समीक्षा भी कर रहे हैं, बूथ बनाने खुद जा रहे हैं, सेक्टर का गठन खुद कर रहे हैं। और अब ये रणधीर सिंह बेनीवाल का वीडियो, इसको देखिए और टिप्पणी कर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं 18 के लिए दिल्ली की बैठक के लिए निकलूँगा और वहाँ की एक एक अपडेट से राजपथ के दर्शकों को हमेशा की तरह उनको अपडेट करूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका समर्थन और सहयोग ही मेरी ताकत है। बिना आपके समर्थन और सहयोग के राजपथ को ये स्थान, वो स्थान न मिलता जो उसे मिला है। आप जिस तरह से आर्थिक सहयोग करते हैं वो भी राजपथ के लिए बहुत कीमती है, बहुत मूल्यवान है। तो साथियों, देखिए इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। टीवी के पहले डंडे पर उसने पहला पैर रखा और इस तरह से हमारे हजारों संगठन इस पार्टी को तोड़ने के लिए हमारे ही बीच से खड़े हो गए। कल्पना करो सम्मानित साथियों, आप अपने दिमाग में रिसर्च करो, अपने दिमाग में आप लोग रिसर्च करो, चिंतन करो, मंथन करो कि हमारी पार्टी कहां से कैसे कैसे नुकसान में गई है। और जब चुनाव होने का काम होता है, वही लोग संगठन के हमारे बीच में हमारे भोले भाले वोटर को बहकाने का काम करते हैं, दूसरी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करते हैं, ये हवा फैलाने का काम वही संगठन करते हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी तो कमजोर हो गई, उनका प्रत्याशी तो कमजोर है, तुम कांग्रेस को वोट डालो, ये हवा बनाने का काम करते हैं। और जब ये हवा भोले वाले लोगों में फैलती है, वो भोले वाले लोग उनकी बात को मानते इसलिए हैं कि उस संगठन को हमने मजबूत किया, उन पर विश्वास हमने किया, और जब उन पर विश्वास कर रहे सम्मानित साथियों, अपने आप की उनको भोले होते हैं, ये जो ताकतवर लोग कह रहे हैं ये सही हो और हमारी वो दूसरी जगह जाने का काम करती है। और सम्मानित साथियों, ऐसे संगठन हमारे जब बनने का काम होगा हमारे बीच से ही, हमारी सोच इस तरह की होगी। हमारी सोच कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पे इसलिए नहीं गई, हमने एक बार भी सोचा कि आप लोग अपने बच्चे को जब डिग्री दिलाने का काम करते हैं, आपका एक टारगेट होता है कि मैं अपने बच्चे को MBBS बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, या कोई अधिकारी बनाऊं, या किसी भी तरह का बाबू बनाऊं, एक टारगेट फिक्स करते हैं आप लोग। लेकिन बाबा साहब ने, आपने कभी सोचा है कि बाबा साहब ने डिग्री इतनी क्यों नहीं है? उन्होंने अगर अपने परिवार को पालना होता, अपने रिश्तेदारों को पालना होता, वो 1 डिग्री लेने का काम करते या 2 डिग्री लेने का काम करते। उन्होंने जितनी डिग्री दी है वो समय की स्थिति को समझते हुए आप लोगों के हित में, आपके बच्चों के हित में लीजिए। आपने कभी सोचा है कि माननीय साहब श्री काशीराम जी ने नौकरी क्यों छोड़ी? उन्होंने अपने लिए नौकरी छोड़ी, उनको जरूरत थी राज की? नहीं जरूरत थी। साहब ने क्लास रूम की नौकरी छोड़ी, अपने परिवार को पाल सकते थे, अपना घर बसा सकते थे, अपने रिश्तेदारों को खुश रख सकते थे, इतनी क्षमता थी उनकी नौकरी में। तो सम्मानित साथियों, हमने सोचा कभी क्या उनको जरूरत थी राजपाट की? नहीं थी उनको जरूरत। उनकी जरूरत हमें थी कि वो राजपाट में शामिल हो, हमारे अधिकार दिलाने का काम करें। ये जरूरत हम लोगों को थी, आप लोगों को थी। सम्मानित साथियों, बहन जी ने 1977 से लेकर के आज तक का इतिहास लिखा, 4 बार शासन किया सम्मानित साथियों, और उस शासन में विभिन्न परिस्थितियों में मनोवादी लोगों से लड़ करके समतामूलक समाज की स्थापना करने का काम किया सम्मानित साथियों। उन्होंने दिखा दिया
कि बाबा साहब के संविधान को पूर्ण लागू करने का काम कोई कर सकता है, एकमात्र नेता है बहन कुमारी भारती जी, उन्होंने लागू करने का काम किया। और कभी आपने सोचा है सम्मानित साथी, क्या बहन जी को अपनी जरूरत है कि मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की? नहीं सम्मानित साथी, नहीं जरूरत है। हमें जरूरत है कि बहन जी प्रधानमंत्री बने या मुख्यमंत्री बने, हमें जरूरत, उनकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य अगर कोई सुरक्षित रख सकता है वो बहन कुमारी भारती जी, उन्हीं पे विश्वास किया जा सकता है और किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारे बच्चों को सुरक्षित रख सके। हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रख सके। हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रख सके। हमें ऐसा राजा चाहिए जो हमारी धन संपत्ति में अधिकार दिलाने का काम करे। हमें ऐसा राजा चाहिए सम्मानित साथियों जो हमारे देश को, हमारे देश में समतामूलक समाज की स्थापना यानी कि बराबरी का दर्जा देने का काम करे। ऐसा राजा चाहिए। ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को मुकदमों में झोंकने का काम करे। ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारे बच्चों को आग में झोंकने का काम करे। ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमारी और दूसरी जातियों में बड़ी खाई खोदने का काम करे, जो जाति हमें देख करके दुश्मन समझने लगे। ऐसा राजा नहीं चाहिए सम्मानित साथियों। आप कल्पना करो, इच्छा आपकी है सम्मानित साथियों, डिसीजन आपका है, निर्णय आपका है कि आपको कैसा राजा चाहिए हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, सही दिशा देने वाला या गलत दिशा देने वाला। सम्मानित साथियों, ये आप लोगों को सोचना है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सम्मानित साथियों, खुद आपको तय करनी पड़ेगी। आपके बच्चे तय नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों में उतना सम्मानित साथियों, जैसे आप जितना डायग्राम, जितना आप लोग सॉफ्टवेयर जैसा बनाएंगे अपने बच्चों के लिए,